ओरल कैविटी, बकल कैविटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो बकल कैविटी में क्या होता है लिखेंगे, बकल कैविटी में जैसे मुंह को हम खोलते हैं तो बीच का जो स्थान होता है उसी को कहते हैं बकल कैविटी, ओरल कैविटी। 3 जोड़ी, इसमें 3 जोड़ी लाड़ीय ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी इसमें क्या पाया जाता है, लाड़ीय ग्रंथि पाए जाते हैं, जहाँ से क्या निकलते हैं, सलाइवा निकलता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा निकलता है, लार निकलता है। लार करता क्या है, पाचन में सहयोग करता है, ठीक है। और क्या क्या करता है उस चीज़ को हम देखेंगे। पहले बताएंगे लार किस किस चीज़ों का मिलकर बना होता है, सलाइवा किस किस चीज़ों का बना होता है। इसमें तो जल होता है, दूसरा क्या होता है, एंजाइम। जल कितना होता है 95%, एंजाइम कितने होते हैं 5%। मतलब सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, जल होता है, पानी होता है और एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, नाम भी पूछ सकता है आपसे। तो 2 टाइलिन और दूसरा टैलिन और दूसरा लाइसोसोम, ठीक है। टैलिन और लाइसोसोम काम क्या करता है इसमें से देखेंगे हम। इसमें से टैलिन क्या कार्य करता है और लाइसोसोम क्या कार्य करता है। जल क्या काम करता है, भोजन को थोड़ा सा गीला बनाता है ताकि भोजन अच्छे से सभी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाए, तो ये वहाँ से जल मिल गया। टैलिन क्या करता है, स्टार्च को मल्टोज में बदलता है। वही कभी कभी पूरा एक ही ग्रुप में लिख देता है मोटे तौर पे कि लार क्या करता है, स्टार्च को मल्टोज में बदलता है। स्टार्च को मल्टोज में बदलता है, स्टार्च को मल्टोज में बदलता है। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेट है, मतलब पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट सबको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। उसके एक एक क्या है, ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप में बांटा गया है, फॉर्मेट है। तो उसमें से ये आता है पॉलीसेकेराइड, जटिल है स्टार्च। और मल्टोज भी क्या है, डाइसेकेराइड है, तो वहाँ से ये चेंज करता है मल्टोज में। तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ये मल्टोज में टूट गया। तो पहला प्रहार हो गया कार्बोहाइड्रेट पे, कार्बोहाइड्रेट टूट गया किसमें, स्टार्च से मल्टोज में चला गया। तो अब बताएंगे क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, कोई लड़का बताएगा पीछे से, पीछे वाले से बार बार पूछते हैं, चलो आगे वाले ही बता दो। क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, नहीं सर। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो तब माना जाएगा जब ये ग्लूकोज में टूट जाए। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाए, अभी तुरंत हम पिछले क्लास में पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन तब माना जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाए। क्या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, नहीं। लेकिन क्या हुआ, प्रोसेस तो आगे बढ़ा। इसी कारण से कहा जाता है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाता है, मुख से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गया है, मल्टोज में। अब ये प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन अब बताएंगे क्या अभी तक 3 चीज़ें मुख्यतः खाते हैं, आप ध्यान रखेंगे, सीपीएल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। तो सीपीएल में से कार्बोहाइड्रेट पर तो प्रहार हो चुका है, क्या प्रोटीन और लिपिड पर कोई प्रहार हुआ है, तो अभी तक प्रोटीन ज्यों का त्यों इस पर कोई प्रहार नहीं हुआ है, लिपिड्स वसा पर कोई प्रहार नहीं हुआ है। तो मुख के अंदर, हमारे माउथ के अंदर जो भोजन था उसमें से पहला प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट का हुआ है, वो टूटा है, ना कि पूर्णतः पाचन हो गया, टूटा है। तो माउथ के अंदर 2 तरह के भोजन हो गए, एक तो वह जो प्रोसेसिंग में है, एक अनप्रोसेसिंग में है। तो इनके मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बोलस के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार देख के नोट करके लिख लेंगे, लिखेंगे। पचे तथा अनपचे भोजन को, पचे तथा अनपचे भोजन के मिक्सचर को जो माउथ में होते हैं उन्हें हम बोलस के नाम से जानते हैं। पचे तथा अनपचन भोजन के मिक्सचर को जो माउथ में होते हैं उसको हम बोलस के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो सलाइवा जल होता है, ये होता है। इसका पीएच मान कितना होता है सलाइवा का 6.8। 6 पॉइंट होने के कारण ही यह क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीएच मान कितना होता है 6.8 होता है, ठीक है। अब ये ग्लैंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सलाइवा ग्लैंड तो आपने देख लिया, 3 जोड़ी होते हैं, ठीक है। पीएच मान 6.8 होता है, जल होता है, एंजाइम होते हैं, टैलिन होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, ये सब पढ़ लिया। टैलिन का काम क्या होता है, स्टार्च को मेल्टोज में बदलना। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है। अब देखिए लाइसोसोम का काम क्या है, भोजन करते समय क्या होता है, कभी कभी सूक्ष्म जीव भी चले जाते हैं हमारे साथ। जो हम भोजन कर रहे हैं तो उसके साथ सूक्ष्म जीव भी चले गए हैं। सूक्ष्म जीव तो सूक्ष्म जीव है, वायुमंडल में करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं, बहुतों का सामना हम लोग क्या होता है डेली करना पड़ता है। उसी में सब एक इनका एक लेटेस्ट वर्जन कोरोना का आ चुका है, जो कि अब देख रहे हैं काफ़ी आतंक मचाया हुआ है धीरे धीरे। इसमें भी लोग जुटे हुए हैं। और अब जानते ही हैं कि भारत की इम्यून सिस्टम, भारत के नागरिकों की इम्यून सिस्टम कितनी बेहतरीन है। अभी सबसे अच्छी स्थिति में भारत चल रहा है, क्योंकि क्या होता है हम लोग के अंदर इम्यून सिस्टम है काफ़ी अधिक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे हमेशा से लड़ने की आदत है। सूक्ष्मजीव, वायरस, बैक्टीरिया सबसे हम लोग को हमेशा मुलाकात होते रहता है, तो हमेशा का जान पहचान होता है। उसमें से एक नया मेहमान कोरोना आ चुका है, तो इनसे भी धीरे धीरे जान पहचान बन ही रही है। अच्छा भी रिलेशन चल रहा है भारत में, तो काफ़ी बेहतरीन है स्थिति। तो लाइसोसोम यही करता है, बाहर से आए हुए मेहमान की खातिरदारी करता है। जैसे जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्मजीव हैं, उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी हार भी जाता है और कभी कभी बैक्टीरिया, वायरस जीत जाते हैं। तो लाइसोसोम जितना कर सके उतना करता है। अगर कोई इससे भी स्ट्रॉन्ग निकल गया और आगे घुस गया, जैसे ये सब अभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, माउथ में, माउथ के पास ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग, माउथ के पास पढ़ रहे हैं ये सब। अभी हम इसी अंग की चर्चा कर रहे हैं, माउथ कैविटी की, ओरल कैविटी की। तो यहाँ से सलाइवा है, सलाइवा ग्लैंड है, ये सब जो पीला वाला आप देख रहे हैं ये सब सलाइवा ग्लैंड है, 3 जोड़ी, ठीक है। तो वहाँ से अगर निकल गया तो क्या होगा, वहाँ से निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। 2 नंबर पर भी आने दो, 2 नंबर में कुछ नहीं होता है, 3 नंबर में आने दो इसको आगे। जैसे ही सूक्ष्मजीव 3 नंबर में पहुँचेगा, यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, डेट इज कॉल्ड HCl। अगर किसी के पेट से HCl थोड़ी सी निकाल ली जाए और किसी को चेहरे पर इस तरह से कर दिया जाए, या स्किन पर कर दिया जाए, या कहीं कर दिया जाए, चल जाएगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड जो आप जानते हैं तेजाब, उसके बराबर इक्विवेलेंट है। अगर ये कम हो तो H2SO4 से भी अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो केमिकल की बातें हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। HCl हो या H2SO4 है, उसमें जल की कितनी न्यूनतम मात्रा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सब केमिस्ट्री में भी जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर देख रहे थे। तो इससे बच के कोई भी जीव निकल जाता है तो वो स्टोमक में HCl मौजूद है, यहाँ से बच निकालना लगभग न के बराबर है। 99%, 99.9% चांस है कि वो मर जाएगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अभी हाल फिलहाल में आप देख भी रहे होंगे, कोरोना काल में बताया जा रहा है कि गर्म पानी पिए। गर्म पानी पिएंगे कुछ भी होगा, जो भी वायरस बैक्टीरिया यहाँ होगा उसको किसी तरह से, कोशिश हमारी यही है कि उसको किसी तरह से गर्म पानी से कहाँ भेज दे, 3 नंबर के पास। जैसे 3 नंबर के पास जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। काफ़ी अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर मिलता है, जिसका नाम है HCl, काफ़ी अधिक स्ट्रॉन्ग है। तो अभी डॉक्टर यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इन्फेक्शन ना फैले, इधर चला जाए, क्योंकि यहाँ ये तो फूड पाइप है, यहाँ पर है विंड पाइप, एयर पाइप, ये लंग्स में आगे खुलता है, इसमें आगे खुलता है लंग्स पाइप, तो इसी को जाम कर रहा था। ये ग्राफ किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, इसलिए उसको वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, माउथ के बारे में पढ़ लिए, ओरल कैविटी के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। और दोनों के पचा अनपचा भोजन को हम बोलस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेगा भोजन अब, और कहाँ जाएगा बताएंगे, 2 नंबर में जाएगा।
तो पहला, हाँ 3 जोड़ी होता है, कहाँ कहाँ होता है, चलिए इसको भी लिख लेंगे। 3 जोड़ी होता है, कहाँ कहाँ होता है, पिक्चर में देखेंगे। 3 जोड़ी होता है, कहाँ कहाँ होता है, पिक्चर देखेंगे। एक जोड़ी कान के पास, लिखेंगे कान के पास। कान के पास। दूसरा जीभ के निचले वाले पार्ट में, ये जीभ के निचले वाले भागों में। जीभ के निचले वाले भाग में। तीसरा निचले वाले जबड़े, ऊपरी वाले नहीं, निचले वाले जबड़े को लिखेंगे जबड़े के पास। जबड़े के पास, ज़्यादातर निचले वाला जबड़ा ज़्यादा एक्टिव है, निचले वाले जबड़े के पास। और एक ये भी जान लें, जब हम भोजन करते होते हैं तो कौन सा जो जौ है, जबड़ा है, वो मूवमेंट करता है, आया वो क्वेश्चन है। मूवमेंट कौन सा करेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो नीचे वाला। हमेशा ध्यान रखेंगे जो हमारे पास जबड़े हैं, नीचे वाला मूवमेंट करता है, ऊपर वाला नहीं करता है। इसको भी याद रखेंगे। छोटा है लेकिन जानते हैं छोटा छोटा से ही कभी कभी व्यक्ति फंस जाता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो सब जानना जरूरी है। क्योंकि ये ग्राफ किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, और ये जाता कहाँ पर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसलिए एक बार में हौस पौस ना हो जाए, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। दो पाइपें आएंगे, एक को हम बोलते हैं फूड पाइप, और एक क्या होगा आपका, विंड पाइप। एक कहाँ को जाएगी, लंग्स को, फेफड़े में, दूसरा स्टोमक में। तो इसी को हमको पढ़ना है, तो ठीक से बना लेते हैं। ये स्टोमक में खुलेंगी। दोनों पाइपें जहाँ मिलती है, माउथ वाला भी और नोज वाला भी, जो हम श्वसन लेते हैं, ये एक स्थान पर खुली होती है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है फैरिक्स। सही बोले हैं, फैरिक्स। फैरिक्स नोट करके लिख लेंगे इसके बारे में। फैरिक्स के बारे में नोट करके लिख लेंगे। फैरिक्स, फैरिक्स वह पार्ट है, वह अंग है जो दोनों ही सिस्टम में आता है, अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अगर पूछेगा तो उसमें भी फैरिक्स आएगा, और फैरिक्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है, अर्थात फैरिक्स दोनों ही तंत्र का भाग है। ये आया हुआ क्वेश्चन है फैरिक्स। फैरिक्स किसका भाग है, तो इसमें आंसर क्या सही होगा, बोथ, दोनों ही लगाएंगे इसमें तो सही होगा। ठीक है, या जो ऑप्शन होगा ऑप्शन के अनुसार से इसको हम देख लेंगे। तो फैरिक्स में, और यहाँ पर मतलब ये गले वाला पार्ट है जहाँ पर दोनों खुला हुआ है, मतलब नोज वाला भी आकर के पाइप यहीं खुल जा रहा है, माउथ वाला भी यहीं खुल जा रहा है, यहाँ पर मिक्स पार्ट है। जो हम भोजन करते हैं तो भोजन अब तो दोनों पाइप में से कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही स्थान पर है, फैरिक्स में खुला हुआ है। इसलिए प्रकृति ने हमें बहुत ही बढ़िया एक व्यवस्था लगाया हुआ है। क्या है, एपिग्लोटिस। इन दोनों को ढकने का काम करता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है, कोई बताएगा? एपिग्लोटिस को हिंदी में कहते हैं घाटी का ढक्कन। एपिग्लोटिस लिख लेंगे, घाटी का ढक्कन। एपिग्लोटिस, घाटी का ढक्कन। ये क्या होता है एपिग्लोटिस? तो एपिग्लोटिस होता है जब हम भोजन करते हैं तो भोजन इसमें ना चला जाए, रेस्पिरेटरी पाइप में, यानी कि विंड पाइप में। इसलिए क्या करता है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये घाटी का ढक्कन इसको कवर कर लेता है, फिर ये ओपन हो जाता है। ये एकदम से मतलब कि हार्ड नहीं होता है, इसमें एयर आ सकता है, जा सकता है। इस तरह का ये जालीनुमा संरचना होती है जिसमें से ये ढक्कन के बाद भी हवा केवल आएगा जाएगा, ताकि हमें सांस चलता रहे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सांस चलता रहे तो ये इस पर आ जाएगा। फिर हम जब भोजन करना बंद कर लेते हैं तो फिर ये कहाँ आ जाता है, इस पर आ जाता है। फिर भोजन करते हैं तो इस पर आ जाता है। फिर मतलब ये चलते रहता है, दोनों को
कंट्रोल करते रहता है। किसके द्वारा? एपिग्लोटिस। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, एपिग्लोटिस क्या है। एपिग्लोटिस काम क्या करता है? तो ये कवरिंग पार्ट है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई सूक्ष्म जीव इसके सारे प्रवेश न कर जाए इसमें। यह इसमें इसलिए क्या करता है, ये एक दूसरे को कवर करते रहता है। तो फूड कैसे कैसे पहुंच रहा है माउथ के बाद? फाइरिक्स में। फाइरिक्स यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इस पार्ट में है, जहाँ पर दोनों खुला हुआ है। देखिए यहाँ से यही पाइप इस इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, दोनों खुला हुआ। तो फाइरिक्स से होते हुए कहाँ से आएगा? एपिग्लोटिस के माध्यम से। एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस कवरिंग का काम करता है। तो एपिग्लोटिस से होते हुए कहाँ जाता है? फिर फूड पाइप में। फूड पाइप में, और फूड पाइप का काम क्या है? बस फूड पाइप का काम क्या है? बस भोजन को पहुंचा देना है स्टोमक तक, और इसका कुछ ज़्यादा विशेष कार्य नहीं है। लिखेंगे फूड पाइप। फूड पाइप का कार्य क्या होता है? भोजन को मुख से लेकर स्टोमक में पहुंचा देना। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भोजन यहाँ पर जैसे आम पाइपें जो आसपास में मिलती है उस तरह का होता है, भोजन यहाँ गया और ठकाक से नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता है। भोजन मुख से स्टोमक तक किस विधि के द्वारा आता है, किस प्रोसेस के द्वारा आता है? तो वह है क्रमाकुचन विधि के द्वारा। अर्थात भोजन धीरे धीरे इसमें आता है। मतलब ये इधर से सिकुड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर इधर से सिकुड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा। मतलब सिकुड़ना फैलना, उसी को हम जानते हैं क्रमाकुचन। क्रमाकुचन विधि के द्वारा ही भोजन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता माउथ से कहाँ पहुँचता है? स्टोमक में। माउथ से भोजन स्टोमक में जो पहुँच रहा है, तो किसके माध्यम से पहुँचता है? तो वह माध्यम आपका क्या है? फूड पाइप है। और किस विधि के द्वारा पहुँच रहा है? तो क्रमाकुचन विधि के द्वारा भोजन पहुँच रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फूड पाइप की लंबाई कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक की लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है फूड पाइप की। हिंदी में इसको कहते हैं घाटी का ढक्कन। ठीक है। फाइरिक्स दोनों का भाग है, सबको री करते चलेंगे। अब भोजन कहाँ पहुँच गया? अब भोजन तीसरे लेयर में पहुँच गया, दूसरे लेयर के बाद तीसरे लेयर में। तीसरे लेयर का नाम क्या है? स्टोमक। तो हम अपना हेडिंग लगाएंगे स्टोमक। भोजन कहाँ पहुँच चुका है? स्टोमक में। तो इसको साफ कर लेते हैं जल्दी से, तब तक आप लोग हेडिंग दीजिए कॉपी में अपने। स्टोमक में भोजन पहुँच गया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है। माउथ में हमने देखा, फूड पाइप की विशेषता देखी, एपिग्लोटिस देखा, क्रमाकुचन विधि को भी हमने देखा। अब भोजन वो कहाँ पहुँचा दिए हैं? स्टोमक में। ठीक है, हेडिंग लगा देंगे। भोजन कहाँ पहुँच गया है? स्टोमक में। इस पार्ट में भोजन है, तो स्टोमक में भोजन है, तो ये फूड पाइप बना लेंगे। फूड पाइप के बाद नीचे स्टोमक बना लेंगे धीरे से। भोजन कहाँ गया है? स्टोमक में। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा तो बताएंगे। अभी तक जो भी भोजन हमने लिया है उसमें पाचन किसका हुआ है? जल्दी से आंसर देंगे, हमने पढ़ा दिया है। CPL में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स में से सबसे पहले प्रहार किस पर हो चुका है? कार्बोहाइड्रेट सही आंसर है, कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा था? स्टार्च का मल्टोज में टूटना। बस अभी इतना हुआ है, बाकी ये प्रोटीन और लिपिड्स ज्यों का त्यों था। और भोजन पचा हुआ, अनपचा हुआ, मतलब यहाँ से इसको क्या नाम दिए थे हम लोग? बोलस। बोलस कहाँ पहुँच गया है? भोजन नहीं कहेंगे उसको, बोलस कहेंगे हम बायोलॉजी में। बोलस कहाँ पहुँच गया है? तो स्टोमक में। स्टोमक को 3 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक बोल रहे हैं। HCl भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ठीक है, कहाँ आ गया है? स्टोमक में। स्टोमक को 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया है स्टडी के लिए। पहला लिखेंगे कार्डिया, सही है। ऊपरी भाग को कार्डिया, बीच वाले का फंडस, और सबसे निचली को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। 3 भाग में
बांटा गया स्टोमक को। यहाँ तो छोटा फिगर है, स्टोमक आपका यहाँ है, देख सकते हैं ये पूरा ग्राफ है, यहाँ पर स्टोमक है, ये हल्का ब्राउन वाला पार्ट ये आप देख रहे हैं स्टोमक है, ये स्टोमक है, उसी को वहाँ पर बताया गया है। चलिए अब देखते हैं। तो इसमें से जो पाइलोरिक वाला पार्ट है यहीं से होता है आपका एक ग्लैंड ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। यहीं एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? जठर ग्रंथि, या इसका और दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसमें से क्या होता है? तो यहाँ से ही गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही कुछ जूस निकलते हैं जिसे हम HCl एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग देंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ जूस निकलते हैं, कुछ लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl तथा एंजाइम निकलते हैं, HCl तथा एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम कौन कौन सा? तो 2 एंजाइम होता है, दिखाई पड़ रहा है इधर, बताएंगे बच्चे, दिखाई पड़ रहा है इधर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है या कट रहा है वीडियो? दिखाई पड़ रहा है। तो 2 तरह के एंजाइम होते हैं, कौन कौन सा? रेनिन और पेप्सिन। लिख लेंगे, पेप्सिन और रेनिन, 2 तरह के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। एक एक करके हम पढ़ेंगे चीज़ों को। अभी भोजन तीसरे स्टेज में पहुंचा था, स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। पाइलोरिक वाले पार्ट में ही पाया जाता है ग्लैंड जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। यहाँ से कुछ लिक्विड स्राव होता है, जैसे कि HCl होता है और एंजाइम। 2 होते हैं, HCl और एंजाइम। तो एंजाइम में 2 होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, हम देंगे हेडिंग HCl को समझ लेते हैं। HCl क्या है? HCl के बारे में समझेंगे, लिखेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है HCl? HCl लिखेंगे, यह एक हार्मोन होता है। सही बोले, हार्मोन भी होता है, क्योंकि उस लिक्विड को जो हमें माँ के गर्भ से ही प्राप्त हो उसको हार्मोन की श्रेणी में हम मानते हैं। तो HCl व्यक्ति में क्या होता है? जन्म के समय से ही विद्यमान होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? यह एक हार्मोन भी है। बहुत सारी किताबों में इसको हार्मोन भी दिया गया, अब जान ले, बहुत सारे एग्जाम का आंसर भी हार्मोन होता है। HCl एक टाइप का हार्मोन ही है। ठीक है, ऐसे तो हम जानते हैं इसके बारे में। और HCl के बारे में लिखेंगे, HCl का कार्य, HCl का मुख्य कार्य होता है सूक्ष्म जीवों की विनाश करना। सूक्ष्म जीवों का विनाश करना, जैसे अभी हमने पहले क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास में, कि माउथ में भी होता है लाइसोसोम, और कुछ कीड़े स्ट्रांग होते हैं, भाग जाते हैं। कुछ कीड़े भाग जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो अगला उनका जैक्शन क्या होता है? काफ़ी स्ट्रांग HCl होता है, वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है। अब सूक्ष्म जीव यहाँ से बचना लगभग नामुमकिन होता है, नहीं बच पाते हैं, बहुत हार्ड होता है HCl पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक है, अगर वहाँ से निकाल कर आप बेंच हो या किसी भी चीज़ पर डालते हैं तो जला देगा। काफ़ी स्ट्रांग होता है, चेहरे पर लगा देते हैं या किसी के स्किन पर लगा देते हैं, जलन हो जाएगा। जैसे कि आप रिएक्शन देखते हैं तेजाब का, बस जस्ट लेके तेजाब की तरह ये होता है। तेजाब H2SO4 होता है, लेकिन उतना ही हार्मफुल ये भी होता है। सूक्ष्म जीवों का विनाश करता है। तो अब यहाँ पर आप समझेंगे, जब ये सूक्ष्म जीवों का विनाश कर रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे स्टोमक को क्यों नहीं गला देता है? स्टोमक को इसलिए नहीं गला पाता है क्योंकि स्टोमक एक लेयर से खुद को ढक लेता है। स्टोमक अपने आप को एक लेयर से ढका रहता है।
अब इसके बीच में जो आएगा सब पर HCl का इफेक्ट होगा, लेकिन इस लेयर से आपका जो ब्लैक वाला साइड है स्टोमक अपने आप को सेफ्टी मोड में रखा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, तो लिखेंगे श्लेष्मा। श्लेष्मा श्लेष्मा लिख कर डस देकर लिखेंगे। श्लेष्मा के कारण लिखेंगे, श्लेष्मा के कारण अमाशय, श्लेष्मा के कारण स्टोमक या अमाशय, श्लेष्मा के कारण स्टोमक या अमाशय खुद को संरक्षित कर लेता है, अतः इससे होने वाले दुष्प्रभाव से स्वयं को बचा लेता है। बाकी इसके बीच में जो भी फूड होते हैं उनको उस पचने के लायक बनाता है, और सूक्ष्मजीव आ गए तो उनका भक्षण करता है, हेल्पफुल करता है। ठीक है, आगे लिखेंगे HCl अधिक हो जाने से एसिडिटी बढ़ जाती है। HCl अधिक हो जाने से एसिडिटी बढ़ जाती है। तो फिर जब एसिडिटी बढ़ जाएगी, अधिक गैस हो जाएगा, तो आप जानते हैं ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो हम फिर क्या करते हैं, फिर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का घोल लेते हैं। MgOH2 का एक बेस है जिसको अक्सर हम यूज करते हैं। तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है, उसके उपलक्ष्य में ली जाने वाली कोई भी दवा या मेडिसिन या केमिकल को हम क्या कहते हैं, एंटासिड। एंटासिड वही केमिकल कंपाउंड जो एसिडिटी को कम करे उसे हम एंटासिड कहते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एंटासिड है। इसके एग्जांपल जैसे ये मार्केट में नहीं मिलेगा तो मार्केट में किस नाम से मिलता है, इनो डाइजिन। डाइजिन टैबलेट जो आप लेते हैं MgOH होता है, उसमें भी मात्रा इनो में भी होता है, आप देख लेंगे, पीछे पढ़ लेंगे। MgOH2 होता है एंटासिड है जो एसिडिटी को कम करे। यही कारण है कि अक्सर डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि भोजन करने के आधे घंटे बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। क्यों, देखेंगे। जैसे ही भोजन गया स्टोमक में, तो मान लीजिए कि 500 ग्राम भोजन है, इस 500 ग्राम भोजन के लिए हमें HCl जितना चाहिए उतनी मात्रा हमारे बॉडी ने प्रोड्यूस किया, बनाया। ठीक है, कितना बनाया, और आपने क्या किया, तुरंत भोजन के बाद जल ले लिए। तो जैसे ही हम जल लेते हैं तो अब आपका जो HCl पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगा, HCl पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगा। तो इस कारण से हमारे बॉडी को, स्टोमक को, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को और अधिक HCl बनाना पड़ेगा, उसको और अधिक वर्क करना पड़ेगा। फिर अपने अधिक और पानी पी लिया। खाने के समय की बात हो रही है, जब HCl रिड्यूस करने का समय होता है, जब HCl निकालने का समय होता है, तो यहाँ पर इसको वर्क अधिक करना पड़ रहा है। तो इस कारण से धीरे धीरे काफ़ी प्रॉब्लम आने लगेंगी शरीर में, पाचन तंत्र सिस्टम बिगड़ जाएगा। एक सिस्टम होता है, सभी चीज़ की लिमिटेशन होती है। तो इसीलिए जो अच्छी सलाह है, जो अच्छी बात है कि खाना खाने के 20 मिनट 30 मिनट बाद जितना हो सके धीरे धीरे आदत डालेंगे कि 30 मिनट के बाद पानी पिए। इससे क्या होगा कि आपका HCl लेवल बना रहेगा, तो काफ़ी अच्छी तरह से अब जो सिस्टम है पूरा चलेगा। तो एक सिस्टम खराब होने से आप जानते हैं दूसरा तीसरा धीरे धीरे आगे हम बढ़ते हैं बीमारी की तरफ। ठीक है, तो लिखेंगे HCl के बारे में। तो HCl का काम समझ गए, और भी इसका बहुत काम है, देखेंगे HCl का और क्या क्या काम है। लिखेंगे HCl HCl पेप्सिन तथा रेनिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन तथा रेनिन को एक्टिवेट करता है, अर्थात अगर HCl ना हो तो पेप्सिन और रेनिन कार्य नहीं कर पाएंगे। पेप्सिन और रेनिन तो होंगे आपके शरीर में, लेकिन वो इनएक्टिव मोड में होंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे। तो ये बहुत जरूरी है। जब तक पेप्सिन और रेनिन एक्टिवेट नहीं होंगे तो प्रोटीन का पाचन कैसे होगा। अतः इनडायरेक्टली रूप में HCl ही प्रोटीन का पाचन करता है।
मतलब अगर HCl ना हो तो पेप्सिन और रेनिन किसी काम का नहीं है। तो जब पेप्सिन और रेनिन ही किसी काम का नहीं होगा तो कैसे प्रोटीन का पाचन होगा? आगे समझ में। HCl इनको क्या करता है? एक्टिवेट मोड में लाता है, काम करने के योग्य बनाता है ताकि एक्टिव मोड में आ जाए, रिएक्शन कर पाए। लिखेंगे पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन पर जैसे ही HCl मिलता है तो ये क्या बनता है? पेप्सिन। पेप्सिनोजिन पर जैसे ही HCl मिलेगा पेप्सिन बन जाएगा और ये कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो बताएंगे पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन करता क्या है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो क्या करता है? जो प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। मतलब पाचन 100% तो क्या नहीं, पाचन की तरफ बढ़ा। जैसे कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट के ऊपर प्रहार हुआ था, माउथ में क्या हुआ था? सी लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, और स्टोमक में किसके ऊपर चल रहा है? प्रोटीन के ऊपर। याद रखिएगा पॉइंट सी कहाँ था, पी कहाँ था, पूछता है क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? स्टोमक से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जामों में, तो ध्यान देकर पढ़ेंगे इसको। प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? स्टोमक से। इसके पहले कहीं पर प्रोटीन, कहीं पर लिपिड्स की चर्चा नहीं था। लिपिड्स तो अभी भी बेचारा वैसे ही है, इनएक्टिव मोड में। लिपिड पर अभी भी काम नहीं चला है। काम किस पर चला है आपकी बार? स्टोमक में प्रोटीन के ऊपर। क्या हुआ है? प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को हम जानते हैं पेप्टोन्स के नाम से, पॉलीपेप्टाइड के नाम से। लिखेंगे प्रोटीन को पेप्टाइड्स में टूट जाता है। बड़ा प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। मतलब यहाँ से प्रोटीन का पाचन अब प्रारंभ होता है। तो आया वो क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो स्टोमक से। किसके द्वारा? तो यहाँ पेप्सिन के द्वारा। ठीक है, तो ये सब तरह के प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन एक खास प्रोटीन है जो मिल्क में होता है, दूध में होता है, उसका पाचन कौन करता है? तो रेनिन। लिख लेंगे रेनिन किस पर वर्क करता है? यह करता है दूध का प्रोटीन, दूध के प्रोटीन। जो दूध में प्रोटीन होता है, जो भी दूध के पाचन में से होता है, या दूध के वाला प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो रेनिन। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। दूध के पाचन में कौन सा आएगा? वही क्वेश्चन होगा, रेनिन। या दूध वाले प्रोटीन में कौन उसका पाचन करता है? तो रेनिन। ठीक है, आगे लिखेंगे जल्दी से। तो ये आपका स्टोमक क्लियर हो गया। तो स्टोमक में एक चीज़ और ध्यान देंगे, माउथ में जो भोजन था तो उसको क्या बोले थे? माउथ में बोलस। तो बोलस में CPL था, तो केवल कार्बोहाइड्रेट पर काम हुआ था। जब यह भोजन कहाँ आ गया है? स्टोमक में, तो इसको हम जानते हैं काइम के नाम से। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है काइम। मतलब अब जो भोजन स्टोमक में हो गया, जिसमें क्या क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और प्लस HCl वगैरह भी मिल गया। तो इसमें प्रोटीन पर भी काम चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट पर भी काम चल रहा है, HCl भी इसमें है। तो इसका बोलस से नाम बदल कर हो जाएगा काइम। आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में है कि अमाशय में जो पचा और अनपचा भोजन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम काइम के नाम से जानते हैं। माउथ में जो पचा और अनपचा भोजन होता है उसे किस नाम से जानते हैं? बोलस के नाम से जानते हैं। तो ये आपका भोजन कहाँ चला गया? स्टोमक में। और स्टोमक में इन सारी प्रोसेस से गुजर चुका है। तो अब चौथे स्टेप की बारी है, और चौथा स्टेप आप देखते हैं फिगर में। चौथा स्टेप क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और तीसरे और चौथे के बीच में कुछ अन्य एलिमेंट आपको दो दिखाई दे रहे हैं, लीवर और पैंक्रियाज। इनकी भी चर्चा यहीं पर होगी चौथे स्टेप में। चौथा स्टेप यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो अन्य आ जाएंगे, मतलब लीवर भी सहयोग करेगा और ये भी सहयोग करेगा, कुछ अपने अपने जूस डालेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे अगला स्मॉल इंटेस्टाइन, जल्दी लगाइए।